आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद बिल्कुल नई हलचल मची है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैनवस पे। 5 साल पहले आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन ने देश भर में पॉलिटिकल डिस्कोर्स को हिला दिया था और अब एक बार फिर से इसको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस चर्चा के मुख्य पात्र हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सलमान खुर्शीद और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, दोनों की ही तरफ से कुछ ऐसे रिमार्क्स और स्टेप्स हमें देखने को मिले हैं जिसने एक बार फिर से आर्टिकल 370 की हीटेड डिबेट को छेड़ दिया है। सलमान खुर्शीद ने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को जस्टिफाई किया है। जी हाँ, वही कांग्रेस जो ट्रेडिशनली आर्टिकल 370 के अगेंस्ट ओपनली नहीं गई थी। खुर्शीद ने कहा है कि कश्मीर हैड अ मेजर प्रॉब्लम फॉर अ लॉन्ग टाइम. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave the impression that Kashmir was separate from the rest of the country. Article 370 was abrogated, finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election and 65% participation. There is an elected government in Kashmir today, and therefore, for people to want to undo everything that has happened, the prosperity that has come to Kashmir, it is very unfortunate. It will give a setback to anybody. ये बातें उन्होंने जकार्ता में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन के पार्ट के रूप में कही, जिसका मकसद था इंडिया का नैरेटिव टेररिज्म के खिलाफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में रखना। डेलीगेशन में बीजेपी, टीएमसी, सीपीआईएम के एमपीज भी शामिल थे। खुर्शीद ने अपने एक्स हैंडल पर भी लिखा that when on mission against terrorism to carry India's message to the world, it is distressing that people at home are calculating political allegiances. It is so difficult to be patriotic. तो क्या अब हम कह सकते हैं कि कांग्रेस इस 370 के एब्रोगेशन से खुश है? तो फिर पहले ऐसा विरोध क्यों? साथ ही जहां ये हीटेड टॉपिक अभी पार्टीज के बीच में चल ही रहा था, उसी बीच एक और जबरदस्त मूव प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी देखने को मिला, जिसने सबको हिला कर रख दिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक और मेजर मूव लिया है, जिसमें लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख रिजर्वेशन अमेंडमेंट रेगुलेशन 2025 जारी कर दिया है, जिसमें 85% जॉब्स को रिजर्व्ड कर दिया गया है। अब सोचिए, एक यूटी जहां एसटी पॉपुलेशन मेजर है, वहां 80% रिजर्वेशन शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रखा गया है। बाकी का 4% एएलसी और एलओसी के पास रहने वाले लोगों के लिए है। एक और आई कैचिंग क्लॉज है इस नए रेगुलेशन का कि अगर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स नहीं मिलते तो वैकेंसीज कैरी फॉरवर्ड की जाएगी, और अगर 3 साल तक अनफिल्ड रही तो वो डी रिजर्व भी की जा सकती है। इससे क्लियर दिख रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि पोस्ट सिर्फ रिजर्व कोटास के नाम पर वैकेंट ना छोड़ी जाए, मेरिट और एक्चुअल अवेलेबिलिटी को भी ध्यान में रखा जा रहा है। लेकिन ये सब सिर्फ पॉलिसी लेवल पर नहीं रुकता, ग्राउंड पर इसका इम्पैक्ट कैसा होगा? क्या 85% रिजर्वेशन से लद्दाख की यूथ को लगता है कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो गया है, या फिर ये भी एक और पॉलिटिकल जुगाड़ है इलेक्शन के पहले सेंटीमेंट्स को मॉडिफाई करने का? खैर, जो भी हो, इसका आउटकम और इस पे रिएक्शन तो हमें जल्द ही पता चल जाएंगे। अभी के लिए सलमान खुर्शीद के कहे गए रिमार्क्स और स्टेटमेंट उन्होंने पॉलिटिक्स की दुनिया को हिलाकर रख दिया है, जब उन्होंने मीडिया को बताया दैट पीपल कीप सेइंग what are you doing in a delegation where there are people from BJP? What are you doing there? What are we doing here? We are doing here is what is needed for the country. No matter which party you are from, today what is needed is a single voice to speak in favor of the nation, and that is what we are doing here. इस पर बीजेपी का भी एक फुल ऑन अटैक मोड देखा गया। संबित पात्रा ने राहुल गांधी को इनडायरेक्टली टारगेट करते हुए कहा कि किसी को खुर्शीद की बातें उन तक पहुंचानी चाहिए। बीजेपी के नेशनल स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला का भी कहना है, विल राहुल गांधी एडमिट आर्टिकल 370 वाज हिज फैमिली ब्लंडर? इवन सलमान खुर्शीद हैज नाउ लाउडेड इट्स रिमूवल। ये एक सार्कास्टिक डिग था कांग्रेस स्पोक्सपर्सन उदित राज पर भी, जिन्होंने रिसेंटली कहा था कि बीजेपी को शशि थरूर को सुपर स्पोक्सपर्सन कहना चाहिए। सलमान खुर्शीद जैसे सीजन लीडर्स का 370 पर स्टांस बदलना सिर्फ एक पर्सनल ओपिनियन नहीं लगता, बल्कि ये कांग्रेस के अंदर चल रही आइडियोलॉजिकल चर्निंग का भी सिग्नल है। एक तरफ वो पार्टी जो अब तक इस मुद्दे पर साइलेंट थी, उसके सीनियर नेता ने ओपनली कह दिया है कि प्रॉस्पेरिटी आई है 370 के बाद। दूसरी तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस की हिपोक्रेसी का प्रूफ बनाकर कैश कर रही है। ये सब पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर उस वक्त हो रही है जब लद्दाख में लोग अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए रिजर्वेशन और डोमिसाइल रेगुलेशंस की तरफ देखे जा रहे हैं। एक तरफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रही है चाइना के साथ बॉर्डर टेंशंस के बीच लद्दाख की ब्यूरोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करने की, तो दूसरी तरफ डोमेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को आइडियोलॉजिकल यू टर्न्स के लिए एक्सपोज कर रही है। तो लद्दाख के डोमिसाइल रूल्स हो या सलमान खुर्शीद का नेशनल यूनिटी पर जोर देना, सब कुछ अब एक नए नैरेटिव के रूप में उभर रहा है। इंडियाज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लीगली स्ट्रक्चर्ड एंड पॉलिटिकली कंटेस्टेड। क्या ये डेवलपमेंट्स कश्मीर और लद्दाख में एक नए डॉन का सिग्नल है, या फिर सिर्फ नए लेबल्स हैं एक पुरानी लड़ाई की? ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात तो तय है कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के असर सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं है, इसका इको अब राष्ट्रपति भवन तक सुनाई दे रहा है। आप इस डेवलपमेंट को किस तरह देखते हैं?
had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated, and it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today. And therefore, for people to want to undo everything that has happened, the prosperity that has come to Kashmir is something which is very, very unfortunate. And it will give a setback to anybody. And as you know, your part of the world and all the countries in this neighborhood, nobody can be told, give up a part of your sovereignty, give up a part of your country, give up a part of your family. Kashmir and we are family together. Nobody can break up this family. Nobody can break up our home. That is the only message we are giving. And the limited exercise we need to do to ensure that our family remains safe is all we did. For 4 days, and when we tried to give a message to Pakistan, please don't do this misadventure. You will not succeed. And I hope that we've been able to give this message. Kashmir had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated, and it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today. And therefore, for people to want to undo everything that has happened, the prosperity that has come to Kashmir is something which is very, very unfortunate, and it will give a setback to anybody. And as you know, your part of the world and all the countries in this neighborhood, nobody can be told, give up a part of your sovereignty, give up a part of your country, give up a part of your family. Kashmir and we are family together. Nobody can break up this family. Nobody can break up our home. That is the only message we are giving. And the limited exercise we need to do to ensure that our family remains safe is all we did. For 4 days, and when we tried to give a message to Pakistan, please don't do this misadventure. You will not succeed. And I hope that we've been able to give this message.